मानवीय सभ्यता के इतिहास में कुछ ऐसी प्रतिभाएं भी होती हैं जिन्हें देश काल की सीमाएं बांध नहीं पाती। ऐसी प्रतिभाओं का परिचय चिरंतन विश्व की व्यापकता में ही मिलता है। रविंद्रनाथ ठाकुर ऐसी ही एक प्रतिभा थे। वे केवल भारत के ही नहीं, सारे संसार के कवि हैं, विश्व मानव के कवि। कवि नाम कवितमः। लेकिन वे केवल कवि ही नहीं, कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार भी हैं। 7 मई सन 1861 को कलकत्ता के विख्यात ठाकुर परिवार में रविंद्रनाथ का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर था। बचपन में उनकी पढ़ाई घर पर शुरू हुई। 12-13 वर्ष की अवस्था से ही रविंद्रनाथ ने कविता लिखनी शुरू की। पद्य की तरह गद्य की भी रचना रविंद्रनाथ ने बचपन से ही शुरू कर दी थी। उनका श्रेष्ठ ग्रंथ जीवन स्मृति है। ये इतिहास नहीं, स्मृति के पट पर कवि द्वारा अंकित जीवन के कुछ चित्र हैं। कहानी सुनी अनसुनी के माध्यम से यही दुर्लभ आत्मकथा चित्र आप तक पहुंचा रही हूँ। स्मृति के पटल पर जिंदगी की तस्वीर न जाने कौन उतार कर चला जाता है, पता ही नहीं चलता। चाहे जो भी उतारे, पर उतारता वह तस्वीर ही है। वह अपनी पसंद के मुताबिक पता नहीं क्या क्या छोड़ता जाता है, कुछ मालूम नहीं। पहले की चीज को बाद में और बाद की चीज को पहले तरतीब देने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं। असल में उसका काम ही तस्वीर खींचना है, इतिहास लिखना नहीं। इस तरह जिंदगी के बाहर की तरफ घटनाओं की धारा बह रही है और उसके साथ ही भीतर की तरफ तस्वीर खींचती जा रही है। दोनों में समानता जरूर है, लेकिन दोनों ठीक एक जैसी चीज नहीं। हमें अपने अंदर इस चित्रावली की ओर अच्छी तरह देखने का मौका नहीं मिलता। जो कलाकार लगातार तस्वीरें उतार रहा हो, वह क्यों उतार रहा होता है और उसका उतारना जब खत्म होगा तब वे तस्वीरें किस कला दीर्घा में लटकाई जाएंगी, ये कौन जान सकता है। कुछ साल पहले एक दिन किसी ने मुझसे अपनी जिंदगी की घटनाओं के बारे में पूछा था। तब मैं अपने स्टूडियो में खोज खबर लेने गया था। सोचा था कि जिंदगी के ब्यौरों के 2-4 मामूली सी जानकारियों के सामान लेकर ही लौट आऊंगा, किंतु दरवाजा खोलते ही देखा कि जिंदगी की यादें जिंदगी का इतिहास नहीं है। वह तो किसी अदृश्य चित्रकार की अपने हाथ से बनाई गई रचनाएं हैं। उनमें भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग रंग हैं। वे रंग उसके अपने खजाने के हैं। उन रंगों को उसे अपने रस से घोलना पड़ा है। यादगारों के इस खजाने में बिल्कुल असली रूप में इतिहास खोजने की कोशिश बेकार हो सकती है, किंतु तस्वीर देखने का एक ही नशा होता है और उसी नशे ने मुझे घेर लिया। राही जब अपनी राह पर चलता है या किसी ठिकाने पर रुकता है, तब वह रास्ता या ठहरने की जगह उसके लिए तस्वीर नहीं होती। तब ये दोनों चीजें उसके लिए बहुत जरूरी और बहुत ही निकट होती हैं। जब जरूरत मिट जाती है, तब राही उन्हें पार करके आता है। तभी वे तस्वीरें बनकर दिखाई देती हैं। पीछे मुड़कर उस तस्वीर को देखने का जब मौका मिला और उधर एक बार गौर से देखा, तो उसी में मन रम गया। मन में जो चाहत पैदा हुई, वह केवल अपनी गुजरी जिंदगी को लेकर स्वाभाविक लगाव की वजह से। ये ठीक है कि लगाव हुए बगैर रहा ही नहीं जा सकता, किंतु तस्वीर सामने होने पर तस्वीर की अपनी ही एक कशिश होती है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। मेरी इस जीवन स्मृति में ऐसा कुछ भी नहीं जो यादगार बनाकर रखने योग्य हो, किंतु विषय के निर्वाह पर ही साहित्य निर्भर करता हो, ऐसी बात नहीं। जिसे खुद अच्छी तरह महसूस किया है, उसे दूसरों के लिए एहसास योग्य बना दिया जाए तो आदमी उसकी जरूर कद्र करता है। अपनी यादों में जो तस्वीर के रूप में खिल उठा है, उसे शब्दों में खिला दिया जाए तो वह साहित्य में जगह पाने योग्य बन जाता है।
मेरे ये स्मृति चित्र भी वैसे ही साहित्य का प्रतिफल हैं। इसे जिंदगी के ब्यौरे लिखने की कोशिश समझना गलत होगा। उस हिसाब से देखा जाए तो ये लिखना बहुत अधूरा और गैर जरूरी ही साबित होगा। दोस्तों, ये था जीवन स्मृति का पहला भाग। आगे के कथा चित्र जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी सुनी अनसुनी के साथ। दोस्तों, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि अच्छी रचनाएं आप तक पहुंचाऊं। अगर आपको ये कहानियां अच्छी लग रही हैं तो उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जल्दी ही आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार।